बच्चों, आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 5, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और इस चैप्टर में हम लोग ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। फर्स्ट वन इज मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, सेकेंड वन इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, देन इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, सेक्स डिटर्मिनेशन, म्यूटेशन एंड लास्ट टॉपिक जेनेटिक डिसऑर्डर्स। इस टॉपिक को हम अपने नोट से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो ज़रूरी है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें इसके जो वेरियस टर्म्स हैं उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ लिखा है जेनेटिक्स। ठीक है, तो जेनेटिक्स क्या है? सब्जेक्ट दैट डील्स विद द इनहेरिटेंस as well as the variation of characters from parents to offspring। तो एक बहुत वेल नोन टर्म है जिसे हम पहले भी कई बार सुन चुके हैं। तो सिंपल सा क्या है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम इनहेरिटेंस मीन्स जो भी हमें हमारे पेरेंट्स से कैरेक्टर्स मिले हैं वो हमारे अंदर आएंगे, या पेरेंट्स से जो कैरेक्टर किसी ऑफस्प्रिंग के अंदर जाते हैं और ऑफस्प्रिंग से फर्दर जब वो ऑफस्प्रिंग ग्रो हो जाता है, एक ग्रोन अप इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है, तो उससे आगे आने वाली जनरेशन में जो कैरेक्टर्स फॉरवर्ड होते हैं। तो इन सब चीज़ों की जो स्टडी करते हैं हम वो अपने सब्जेक्ट के अंदर करते हैं, दैट इज़ जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स का जो एक पर्टिकुलर मीनिंग है दैट इज़ टू ग्रो इनटू। ठीक है, किसी चीज़ के अंदर किसी का ग्रो होना, टू ग्रो इनटू। देन एक टर्म हमारी नेक्स्ट आती है इनहेरिटेंस, प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। तो वो प्रोसेस जिसके थ्रू कैरेक्टर्स जाते हैं पेरेंट से प्रोजेनी मीन्स उसके संतान में, ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस क्या हो गया? एक प्रोसेस हो गया। देन वेरिएशन, डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। अब वेरिएशन क्या है? वेरिएशन एक पर्टिकुलर लेवल है एक तरह से, जहाँ पर हम देखते हैं कि प्रोजेनी जिसे सारे कैरेक्टर अपने पेरेंट्स से मिले हैं फिर भी वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंस है। और यही एक मेन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वेरिएशन। और वेरिएशन के बारे में हमने पढ़ा भी है कि वेरिएशन सर्वाइवल में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, देन यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट के नेम गिवन हैं। फर्स्ट वन इज बेटसन, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क। तो बेटसन कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी बोलते हैं। और इन्होंने अपने और साथियों के साथ मिलकर रीडिस्कवरी करी किसकी? मेंडल के वर्क की। मुलर प्रोवाइड नॉलेज अबाउट जेनेटिक्स। मुलर एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या प्रोवाइड किया? नॉलेज प्रोवाइड किया किसके बारे में? साइटोजेनेटिक्स मीन्स सेल जेनेटिक्स के बारे में। मॉर्गन, इन्होंने जीन थ्योरी दिया, क्रिस क्रॉस थ्योरी, लिंकेज थ्योरी, जेनेटिक मैप ऑफ ड्रोसोफिला। ये सारे टॉपिक, जीन थ्योरी, क्रिस क्रॉस थ्योरी, लिंकेज थ्योरी, जेनेटिक मैप ऑफ ड्रोसोफिला, ये सब हम अपने आगे इस चैप्टर में आगे के टॉपिक्स में स्टडी करेंगे। देन साइंटिस्ट हैं ए गॉड, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, बायोकेमिकल जेनेटिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ वन जीन। ठीक, तो इन्होंने इन सब के बारे में अपनी थ्योरी प्रोवाइड करी। देन आती है टर्म वेरिएशन, जो हमने यहाँ पढ़ी, इसी को हम यहाँ देखेंगे। वेरिएशन के यहाँ पर टाइप्स गिवन है, डेफिनेशन यहाँ गिवन है, यहाँ पर टाइप्स गिवन है। सोमेटिक एंड प्लास्टोजेनेटिक। सोमेटिक जो साइटोप्लाज्म के थ्रू होता है, मीन्स सेल में जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है उसके थ्रू जो वेरिएशन शो होगा। ठीक है, और इसको हम कह सकते हैं फिजिकली अपीयर भी होता है ये वेरिएशन, राइट, जो हमारी सोमेटिक सेल्स में होता है। देन ब्लास्टोजेनेटिक और जर्मिनल सेम टर्म है। तो ब्लास्टोजेनेटिक क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर एंड म्यूटेशन। तो ये हमारा जो जेनेटिक लेवल पर है, मीन्स इंटरनल लेवल पर है, जीन लेवल पर जो चेंज होता है। ठीक है, ब्लास्टोजेनिक। देन आता है हमारा मेंडलिज्म, जेनेटिक्स ऑफ मेंडल। तो उसको हम मेंडलिज्म के नाम से जानते हैं। जो जेनेटिक्स, जो लॉज मेंडल ने प्रोवाइड किए उन्हें हम बोलते हैं जेनेटिक्स ऑफ मेंडल। ठीक, और इनको मेंडल को और क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब हम यहाँ पर देखेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ
इनहेरिटेंस, मेंडल्स ने इनहेरिटेंस के लिए क्या क्या लॉज दिए और किस तरह से वो अपने एक कंक्लूजन पर पहुंचे। तो फर्स्ट लाइन हियर गिवन, ग्रेगर जॉन मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पीस। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने, हमने क्लास 10th में भी पढ़ा है, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन पी पे। गार्डन पी का जो हमारा बायोलॉजिकल नेम है या बॉटनिकल नेम है वो क्या होता है, पाइसम सटाइवम। ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन मीन्स दो इंडिविजुअल अपनी अपनी स्पीशीज़ के जो बेस्ट इंडिविजुअल्स होते हैं उनके बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं तो उसे हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, अलग अलग कैरेक्टर्स, ठीक है, एक जैसे टॉल लिया, बहुत कॉमन से कैरेक्टर मैं आपको बता रही हूँ, टॉल और एक ड्रॉप। तो ड्रॉप जो होगा वो अपनी स्पीशीज़ का जो बेस्ट प्लांट होगा वो, और टॉल जो अपनी स्पीशीज़ का बेस्ट प्लांट होगा, इन दोनों के बीच में जब हम क्रॉस कराएंगे तो उसको हम हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। मेंडल एक्सपेरिमेंट एक्सटेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन पी कंडक्टेड बाय अर्लियर वर्कर्स लाइक नाइट एंड गूस। ये मेंडल के जो को वर्कर्स थे जिनके साथ मिलके मेंडल ने क्या किया, अपना जो एक्सपेरिमेंट था उसको एक्सटेंड किया। मेंडल investigated characters in the garden pea plant that were manifested as two opposite traits। तो मेंडल ने क्या किया, जो गार्डन पी प्लांट था उनके कैरेक्टर्स को स्टडी किया। ठीक, जब स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि उसमें अपोजिट ट्रेट्स लेना इजी है, और जेनेटिक्स की स्टडी हमें तब तक नहीं समझ में आएगी जब तक हम अपोजिट ट्रेट को लेके स्टडी नहीं करेंगे। Mendel conducted such artificial pollination, cross-pollination experiment using several true breeding pea line। मेंडल ने क्या किया, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन किया, क्रॉस पॉलिनेशन किया, ठीक, और यूज़ करा एक ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन। तो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन हम अपना चैप्टर 2 में भी पढ़ चुके हैं, वहाँ हमने इमैस्कुलेशन, बैगिंग, रीबैगिंग, ये सारी टर्म्स हमने पढ़ी थी। तो यही सारी टर्म्स मेंडल ने यूज़ किया, किसके लिए, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए और आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के लिए। और क्या बनाया, क्या लिया, सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन। अब ये ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन क्या है वो हम यहाँ देखते हैं। ट्रू ब्रीडिंग लाइन या ट्रू लाइन या फिर प्योर लाइन ट्रेट हम किसे कहते हैं, तो यहाँ हम देखेंगे ट्रू ब्रीडिंग लाइन। ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन दैट हैविंग अंडरगॉन कॉन्टिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन shows the stable trait, inheritance and expression of several generations, self-pollinated और homozygous individual। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे हमने एक कोई प्लांट लिया, ठीक है, सपोज हमने कोई टॉल प्लांट लिया, अब उस टॉल प्लांट का हम सेल्फ पॉलिनेशन कराते जा रहे हैं बहुत जनरेशन तक, 8-10 जनरेशन तक, तो उससे इस चीज़ की श्योरिटी हो गई कि उसमें किसी और ट्रेट का मिक्सअप नहीं हुआ है, वो अपनी ही स्पीशीज़ में क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। तो हमारे पास जो एक प्लांट आएगा उसे हम ट्रू ब्रीडिंग प्लांट कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन हुआ है किसी और प्लांट के स्टिग्मा का या किसी और प्लांट के जो एंथर है, नॉट स्टिग्मा, किसी और प्लांट के एंथर का, पॉलन ग्रेन का उसमें इंटरप्शन नहीं हुआ है। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे होमोजाइगस आइडेंटिकल पेयर और फैक्टर, डोमिनेट और रेसेसिव। टी ये हमारा टॉल को शो कर रहा है, ये हमारा ड्रॉप को शो कर रहा है। और एक टर्म आती है एलिल्स विच एक्सप्रेस आइडेंटिकल ट्रेट, और एलिल क्या होगा, जो क्या एक्सप्रेस करेगा, आइडेंटिकल ट्रेट को एक्सप्रेस करेगा, उसे हम बोलते हैं एलिल। ठीक है। तो होमोजाइगस, होमो मतलब एक जैसे, या तो हम एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब भी हम किसी भी पेयर फैक्टर को डिस्क्राइब करेंगे तो हम पेयर में करते हैं, टी कभी भी सिंगल लेटर से उसको एक्सप्रेस नहीं करेंगे। Then same heterozygous contrasting pair or factor, dominant recessive allele which express contrasting trait। तो एलिल हम सिंपल उसे बोलेंगे जो पर्टिकुलर ट्रेट को डिफाइन कर रहा है। हेट्रोजाइगस जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी का अगर पेयर बनता है तो उसे हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस। ठीक, तो ये सब हम क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं।
और अभी वही कुछ टर्म्स हैं जो हम पहले पढ़ कर आ चुके हैं। अब बात आती है कि मेंडल ने सिलेक्शन कैसे किया पी प्लांट का, क्या चीज़ उन्होंने सेलेक्ट करी, इतने सारे कैरेक्टर्स थे, उन्होंने किस चीज़ को लेकर अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। ये सब बच्चों इंट्रोडक्टरी पार्ट है जो हमें आगे लॉस की स्टडी में हेल्प करेगा, तो इसलिए हमें इसके बारे में पता होना चाहिए और इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। सिलेक्शन कैसे किया, 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट लिए उन्होंने, ठीक, क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट विद 7 कैरेक्टर, 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट लिए उन्होंने, ठीक है। ट्रू ब्रीडिंग समझ में आ गया कि मतलब पहले 8-10 जनरेशन तक सेल्फ पॉलिनेशन कराया उस प्लांट का, उसके बाद उसी प्लांट के सीड उन्होंने यूज़ किए अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। और कैरेक्टर्स कौन से लिए उन्होंने, कैरेक्टर्स उन्होंने 7 कैरेक्टर लिए जो यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं, अभी अभी हम पढ़ेंगे, ठीक। कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन 1 सीजन। दूसरी बात उन्होंने क्या ध्यान रखी कि ऐसा प्लांट चूज़ किया उन्होंने जो अपनी लाइफ साइकिल एक ही सीज़न में कंप्लीट करे, जिसके पास बहुत सारे कैरेक्टर्स हों जिनको इजीली स्टडी किया जा सके, और जिसको रखना, ठीक है, स्मॉल हो प्लांट, बहुत लंबा पेड़ ना हो कोई, तो जिसको इजीली स्टडी किया जा सके, इजीली कल्टीवेट किया जा सके, ठीक। फ्लावर्स शो सेल्फ पॉलिनेशन, सो आर ट्रू ब्रीडिंग। और जो फ्लावर्स हैं उन्होंने क्या शो किया, सेल्फ पॉलिनेशन किया, ठीक है, जिससे कि हमें ट्रू ब्रीडिंग मिल सकती है। अब क्या कैरेक्टर लिए उन्होंने, सीड शेप लिया, डोमिनेंट एंड रेसेसिव यहाँ ट्रेट दिए हुए हैं। बच्चों डोमिनेंट और रेसेसिव जो ट्रेट हैं वो होते क्या हैं वो एक बार आप समझ लो। देखो, जो डोमिनेंट ट्रेट होते हैं वो सबसे ज़्यादा शो होते हैं, और जो रेसेसिव होते हैं वो हिडन कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे हमने क्या करा, टॉल प्लांट्स का क्रॉस कराया, ठीक, टॉल एंड ड्रॉप का। तो सपोज फर्स्ट जनरेशन में सारे टॉल प्लांट बन गए, तो हमने कहा टॉल क्या है हमारा डोमिनेटिव कैरेक्टर, और जो हाइड हो गया वो कौन सा कैरेक्टर था, रेसेसिव। या फिर 80% प्लांट टॉल बन गए, 20% प्लांट कैसे बन गए हमारे, छोटे बने, तो उन्हें क्या बोलेंगे, जो 20% है उसे हम बोलेंगे रेसेसिव कैरेक्टर। तो जो कम अमाउंट में शो होता है या हिडन कैरेक्टर है उसे हम बोलेंगे रेसेसिव। अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि राउंड ही डोमिनेंट होगा, तो ये सिंपल सी बात है, ये जो यहाँ पर कैरेक्टर्स हैं डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट यहाँ गिवन है, तो ये मेंडल ने जब पूरी अपनी स्टडी कर ली उनके बाद ये पूरा थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन दिया, तो इसलिए वो यहाँ पर कह पा रहे हैं कि ये डोमिनेंट है और ये रेसेसिव है या किस तरह से, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमने कोई हम सपोज अगर हम अपना कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम मान लो किसी भी फ्लावर के ऊपर करते हैं, पिंक फ्लावर रेड फ्लावर ले लिया, तो हम उन्हें देख के नहीं बता सकते कि पिंक फ्लावर डोमिनेंट है या रेड फ्लावर डोमिनेंट है, जब तक हम क्या नहीं करेंगे, क्रॉस नहीं कराएंगे उनका। और जब हमारे पास फर्स्ट जनरेशन जो आएगा उसमें हम पॉपुलेशन नहीं देखेंगे कि किसका ज़्यादा है, अगर पिंक फ्लावर का ज़्यादा होगा तो पिंक डोमिनेंट होगा, रेड का ज़्यादा होगा तो रेड फ्लावर डोमिनेंट होगा, तो हम ऐसे नहीं किसी को भी बोल सकते। तो ये भी सारी चीज़ें क्या है, स्टडी पे बेस्ड हैं, जो रिजल्ट आया था उसके ऊपर बेस्ड हैं। सीड शेप डोमिनेंट राउंड, और रेसेसिव कैसा था, रिंकल्ड। सीड कलर येलो ग्रीन, फ्लावर कलर वॉयलेट वाइट, पॉड शेप फुल कंस्ट्रक्टेड, पॉड कलर ग्रीन येलो, फ्लावर पोजीशन एक्साइल टर्मिनल, स्टेम हाइट टॉल एंड ड्रॉप, ठीक है। तो ये 7 कैरेक्टर्स थे उनके। देन डोमिनेंट कैरेक्टर, फैक्टर और कैरेक्टर विच शो ऑलवेज, तो मैंने आपको अभी बताया कि जो डोमिनेंट है वो हमेशा शो होगा, एंड रेसेसिव दो शो ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है। ये इसके बारे में हम आगे जब इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन पढ़ेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक। अब यहाँ देखते हैं क्या रीज़न रहे मेंडल के सक्सेस के, ठीक। तो सबसे पहला क्या था, स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड मैथमेटिकल लॉजिक्स। उन्होंने एक्सपेरिमेंट तो उनका भले ही बायो से रिलेटेड था, लेकिन उनको जो कैलकुलेशन किया वो पूरा स्टैटिस्टिक बेस्ड था, मैथमेटिक्स के लॉजिक उन्होंने लगाए और सबका एक्यूरेट रिकॉर्ड रखा, ठीक है। फॉर्मुलेट थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन फॉर द ऑब्जर्व रिजल्ट, और जो रिजल्ट आया उसकी फिर उन्होंने थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दी। तो यही सब रीज़न थे जो अपनी स्टडी को, जो अपने लॉज हैं उन्हें सक्सेसफुली प्रोवाइड करा सके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन।